हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो एक बार लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते, फिर अपन आज का टॉपिक चालू कर देते। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि 1/4/2001 से पहले कोई भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किया होगा तो उसको अपने को नील कंसिडर करना है, पर 1/4/2001 के बाद उसको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी उसको मिल सकता है। उसके बाद में फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि नॉन रेसिडेंट ने अगर शेयर्स और डिवेंचर्स, इंडियन कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स ट्रांसफर कर दिए तो उसका कैलकुलेशन कैसे रहेगा। तो उसमें से अपने को सबसे पहले सेल कंसिडरेशन इन फॉरेन करेंसी निकालना है। उसके लिए अपने को TTBR, TTSR, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट, दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। उससे अपने को सेल कंसिडरेशन निकालना होगा। उसके बाद में ट्रांसफर एक्सपेंसेस करने होंगे। बोथ ये जो है टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग डेट और सेलिंग डेट, ये डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन का अपने को कंसिडर करना पड़ेगा फॉर द सेल कंसिडरेशन। उसके बाद में ट्रांसफर एक्सपेंसेस का भी जो एक्सपेंसेस है अपन निकाल रहे हैं उस दिन के जिस दिन अपने ट्रांसफर किया उस दिन के अपने को ये एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन फॉरेन करेंसी, उसके लिए अपने को डेट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा। TTBR, TTSR का एवरेज लेना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। उसको अपने को TTBR ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर से अपने को मल्टीप्लाई करके इंडियन रुपीज में उसको लाना पड़ेगा। उसके बाद में स्पेशल केस में गए थे हम। स्पेशल केस में सबसे पहले हमने देखा था इंश्योरेंस रिसिप्ट। अगर अपना असेट चला गया, बाढ़ में चला गया, फ्लड में चला गया, साइक्लोन में चला गया तो उसके लिए अपने को इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिलता है। उसके लिए कुछ पैसे मिलेंगे या फिर वो असेट फिर से मिलेंगे अपने को। तो उस केस में अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या रहेगा, जो अपने को असेट मिला है या फिर अपने को जो मनी मिला है उसका जो असेट का वैल्यू या फिर जो मनी मिला है वो अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वहां पे कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इसमें हमने देखा था कि अगर मैंने कोई भी कैपिटल एसेट मेरा स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया है, कि मैंने मेरा एग्जांपल लिया था कि मैं सीए हो गया, सीए की प्रैक्टिस डाल दी मैंने, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी मेरे फर्म के नाम की, और उसके बाद में मैं प्रैक्टिस से तंग आ गया और मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में चला गया, बिल्डर बन गया। तो मैंने जो कैपिटल एसेट है जो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, तो जिस दिन स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, जिस दिन स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है उस दिन मेरा कैपिटल गेन आ जाएगा, और जिस दिन मैंने वो एसेट बेच दिया उस दिन मेरा पीजीबीपी इनकम आ जाएगा। तो जिस दिन मैंने ये स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया उस दिन तक मुझे उसका इंडेक्सेशन लेना पड़ेगा। उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएंगी। एक्सपेंसेस माइनस कर देने पड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये मुझे जिस दिन मेरा कन्वर्ट हुआ है उस दिन तक का मुझे लेना पड़ेगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल अप टू द डेट ऑफ कन्वर्जन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। उसके बाद में पीजीबीपी कब आएगा, जब ये असेट हमने बेच दिया, मार्केट में हमने बेच दिया, उस दिन अपना पीजीबीपी आ जाएगा। तो सेल प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जो अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। अगर मैं मार्केट से ये एसेट परचेस करता तो मेरा परचेस प्राइस क्या होता है वो यहाँ से माइनस करके मेरा जो भी आएगा वो मेरा पीजीबीपी इनकम आ जाएगा। Both capital gain and PGBP are chargeable to tax in the year in which such stock in trade is sold or transfer। और अगर प्रोपोर्शनेट हमने बेच दिया तो प्रोपोर्शनेट अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद में कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन हमने देखा था, जिसमें अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या कंसिडर करना है, अमाउंट डिसाइडेड बाय अथॉरिटी। अमाउंट डिसाइड बाय अथॉरिटी जो है अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देने अपने को। उसके बाद अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहाँ से अपने को माइनस कर देना पड़ेगा। कैपिटल गेन आ जाएगा, उसमें से अपने को एग्जम्पशन माइनस कर देने पड़ेंगे। ये हो गया इनिशियल कंपनसेशन। इनिशियल कंपनसेशन के बाद अगर इनहांस कंपनसेशन रहा, इनहांस करके कुछ अपने को अमाउंट मिलता रहा, तो उसके लिए अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है वो अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर, यहाँ जनरली लिटिगेशन एक्सपेंसेस होंगे। जो एक्सपेंसेस अपने को इनहांस कंपनसेशन रिसीव करने के लिए लगे हैं वो होंगे लिटिगेशन एक्सपेंसेस, कि हमने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए हैं, वो एक्सपेंसेस वो इनहांस कंपनसेशन मिलने के लिए। तो यहाँ पे लिटिगेशन एक्सपेंसेस अपने को माइनस कर देने पड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहाँ पे नील आएगा, क्योंकि अपन ने कोई भी असेट बेचा नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में
अगर इनिशियल कंपनसेशन शॉर्ट टर्म तो इनहांस कंपनसेशन भी शॉर्ट टर्म, इनिशियल कंपनसेशन लॉन्ग टर्म, इनहांस कंपनसेशन भी लॉन्ग टर्म आ जाएगा। इंडेक्सेशन अप टू द ईयर ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन अपने को लेना पड़ेगा। इनिशियल कंपनसेशन जब उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला तब उसका अपने को टैक्सेबिलिटी आ जाएगा। वोल अमाउंट इज टैक्सेबल इवन इफ पार्ट अमाउंट इज रिसीव फर्स्ट कंपनसेशन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपने को पार्ट भी मिला तो अपना वोल जो है होल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में इनहांस कंपनसेशन इन द टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, और जो इंटरेस्ट मिला है, कोई भी इंटरेस्ट मिला होगा अपने को इस केस में, तो इंटरेस्ट मिला होगा तो इंटरेस्ट जो है अपना वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा, अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा, और उसमें से अपने को 50% डिडक्शन मिल जाएगा, उसमें से अपने को 50% डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 57। अंडर सेक्शन 57 में उसका 50% अपने को डिडक्शन मिल जाएगा वहां पे। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब बढ़ते अपन आगे। तो चलो सबसे पहला केस है अपना आज का, कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय कंपनी इन लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में कोई भी कंपनी है, लिक्विडेशन में समझो मेरी कंपनी है, उसमें बेबी शेयर होल्डर है, बेबी शेयर होल्डर है। अब मेरी कंपनी लिक्विडेट होने वाली है, मेरी कंपनी लिक्विडेट होने वाली। सबसे पहले तो उसकी बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट समझ लेते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट, नॉर्मल बैलेंस शीट अपन निकाल लेते, असेट लाइबिलिटी नॉर्मल, कुछ भी शेड्यूल 3 वगैरह अभी दिमाग मत लगा, असेट लाइबिलिटी। उसके बाद में यहाँ पे सारे फिक्स असेट आ जाएंगे, यहाँ पे करंट असेट आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे अपना कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट लाइबिलिटी, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी बैलेंस शीट, नॉर्मल बैलेंस शीट अपनी। ओके, अब यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो कंपनी, अब कंपनी एक्ट का थोड़ा याद करो, मतलब बैलेंस शीट P&L थोड़ा याद करने की कोशिश करो, टैक्स से थोड़ा अकाउंट्स में आ जाओ। यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है, इस पे किसका हक होता है? इस पे ये जो अमाउंट है, समझो यहाँ पे कुछ जो भी अमाउंट है, 1 करोड़ रुपए यहाँ पे अमाउंट है, इस अमाउंट पे किसका हक है? इस अमाउंट पे किसका हक है? सोच समझ के बोलो। अगर ये कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर है, यहाँ पे बहुत सारे शेयर होल्डर है, देखो ये बहुत सारे शेयर होल्डर है। अब यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस है, कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस पे किसका हक होता है? कंपनी का नहीं, यहाँ पे शेयर होल्डर का हक होता है। यहाँ पे शेयर होल्डर का हक होता है, क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है, ये जो है प्रॉफिट होता है, और कंपनी का प्रॉफिट पे हकदार कौन होते हैं? शेयर होल्डर। कंपनी के प्रॉफिट पे हकदार कौन होते हैं? शेयर होल्डर। तो जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, उसके हकदार कौन है? शेयर होल्डर। उसके हकदार कौन है? शेयर होल्डर। ओके, अब कंपनी जब भी डिविडेंड देती है, कंपनी जब भी डिविडेंड देती है तो वो कौन से अमाउंट से देती है? कंपनी जब भी डिविडेंड देती है तब वो रिजर्व्स एंड सरप्लस से देती होंगी, ऑब्वियस बात है यार, असेट और लाइबिलिटी से तो कोई डिविडेंड जाएगा नहीं, जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस से जाएगा, कि रिजर्व एंड सरप्लस में से इतना डिविडेंड अपन इस साल बांट सकते हैं, बाकी का जो प्रॉफिट है वो अपन किसी और चीज के लिए यूज करेंगे, तो उसमें से कुछ डिविडेंड शेयर होल्डर को चला जाता है। ओके, तो जो डिविडेंड जाता है, जो डिविडेंड जाता है वो कहाँ से जा रहा है? अपना रिजर्व एंड सरप्लस से। जो डिविडेंड जा रहा है अपना, कहाँ से जा रहा है? अपना रिजर्व एंड सरप्लस से। अब डिविडेंड की जो टैक्सेबिलिटी है, डिविडेंड की जो टैक्सेबिलिटी है, जो डिविडेंड होता है वो अपना टैक्सेबल होता है IFOS में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। जो डिविडेंड अपना वो टैक्सेबल होता है IFOS में, जो टैक्सेबल होता है अपना IFOS में। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस से कोई भी अमाउंट अपना शेयर होल्डर को गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस से कोई भी अमाउंट अपना शेयर होल्डर को गया, तो उसका टैक्सेबिलिटी क्या आएगा? IFOS में। उसका टैक्सेबिलिटी क्या आ जाएगा? अपना IFOS में। ओके, अब यहाँ पे कंपनी लिक्विडेट होने वाली, कंपनी यहाँ पे लिक्विडेट होने वाली। लिक्विडेट के समय, अगर अकाउंट्स में अभी चैप्टर है क्या नहीं पता नहीं मुझे, हमारे टाइम पे तो इंटर में था लिक्विडेशन का चैप्टर, अब मुझे पता नहीं, मैंने अकाउंट्स का सिलेबस देखा नहीं है रिसेंट में,
तो अगर लिक्विडेशन होगा तो आपको पता होगा कि सारे असेट जो है वो बेचे जाते हैं, एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, उसके एक्सपेंसेस होते हैं, सारे असेट बेचे जाते हैं, लाइबिलिटी अपनी चली जाती है, और लास्ट में जो अमाउंट बचा है, लास्ट में जो अमाउंट बचा है वो अपना शेयर होल्डर को चले जाता है, लास्ट में जो अमाउंट बचता है वो अपना शेयर होल्डर को चले जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर है, मालिक है, बाहर का जो पैसा है, मतलब जो क्रेडिटर है, जो लोन लेके रखे होंगे, उनका पैसा अपने को सबसे पहले देना पड़ेगा। जो आखिरी में अगर पैसे बचे, आखिरी में अगर असेट वगैरह सब बेच के अपने पास पैसे बचे, तो उसके ऊपर शेयर होल्डर का हक आ जाएगा, उसके ऊपर शेयर होल्डर का हक आ जाएगा अगर आखिरी में पैसे बचे तो। ये अपना लिक्विडेशन का प्रोसीजर होता है। लिक्विडेशन में देखो, किसी को पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा नहीं हुआ तो देखो, ये बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में से अपने को क्या है, कंपनी अब लिक्विडेट होने वाली, बंद होने वाली, लिक्विडेट होने वाली, बंद होने वाली, तो जो भी असेट है, जो भी लाइबिलिटी, वो सेट ऑफ करके अपने को जो मालिक है उनके पास पैसे आएंगे। अपना अगर बिजनेस रहा तो अपन क्या करेंगे, सब असेट लाइबिलिटी सब सेट ऑफ कर देंगे, जो भी पैसा बचा है अपने पास वो अपन घर पे लेके जाएंगे अपना अपना। अगर नॉर्मल बिजनेस लिक्विडेट होता तो सेम केस अपनी कंपनी में आ जाएगा। जो भी असेट है कंपनी में, जो भी असेट है कंपनी में, कंपनी क्या कर देंगी, एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर देंगी, जो भी असेट है वो मार्केट में बेच देंगी, जो भी लाइबिलिटी है वो असेट बेच के जो पैसे आए, जो भी लाइबिलिटी उससे वो सेट ऑफ कर देंगी, जो पैसा आए असेट बेच के उससे वो लाइबिलिटी, लोन रहो या फिर क्रेडिटर के पैसे रहो, ये सारे उनको दिए जाएंगे। अब कुछ पैसे बचे तो अपन जो ओनर है, जो शेयर होल्डर है, उनको वो बांट दिए जाएंगे और वो आपके आपके घर चले जाओ, आपके आपके घर चले जाओ, अब इतना ही पैसा अपने पास बचा है, अब आप मालिक हो तो आपको इतना ही पैसा मिलेगा। ये नॉर्मल होता है अपने लिक्विडेशन के केस में। अब यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस से अगर कोई पैसा दे रहे होंगे तो अपन डिविडेंड बोल के, यहाँ पे अगर डिविडेंड देना होगा तो रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा देंगे उनको, और वो अपन डिविडेंड बोल के उनका ट्रीट करेंगे, और डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी आईएफओएस में आ जाएंगी। इतना समझा आपको? ओके। अब बढ़ते आगे, अब बढ़ते आगे। अब एसके लिमिटेड जा रही लिक्विडेशन में। लिक्विडेशन इनका खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, बिजनेस ऑपरेशन सब खत्म हो गया, अब लिक्विडेशन करना है इनका। लिक्विडेशन करना है तो असेट लाइबिलिटी बेचनी पड़ेंगी, जो क्रेडिटर का पैसा है वो उनको देना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस का जो पैसा है वो शेयर होल्डर को बांट दिया जाएगा। अब सेक्शन नंबर 46 क्या बोल रहा है, कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन, असेट ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन, असेट ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन। अगर यहाँ पे कोई असेट जो है वो शेयर होल्डर को जा रही है, वो शेयर होल्डर को जा रही, या फिर करंट असेट में पैसा भी जो है वो शेयर होल्डर को, करंट असेट में पैसा भी आता है, मतलब असेट में पैसा भी आता है, तो अगर पैसा भी दे रहे होंगे शेयर होल्डर को तो भी चल जाएगा, पैसा भी अगर दे रहे होंगे शेयर होल्डर को तो भी चले जाएगा, या फिर जो असेट दे रहे होंगे शेयर होल्डर को तो भी चला जाएगा। अगर एसके लिमिटेड ने ये असेट मार्केट में बेच दी, ये असेट मार्केट में बेच दी, और जो पैसा आया वो शेयर होल्डर को बांट दिया, जो पैसा आया वो शेयर होल्डर को बांट दिया, तो ये जो पैसा आने वाला है मार्केट में बेच के, ये जो पैसा एसके लिमिटेड के पास आने वाला है, इसके ऊपर उनको कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा, इसके ऊपर उनको कैपिटल गेन देना होगा, इसके ऊपर उनको कैपिटल गेन देना होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये मार्केट में बेचा है, मार्केट में बेच के इनके पास पैसा आएगा, और पैसे से वो फिर शेयर होल्डर को पैसे देने वाले हैं। पर अगर समझो ये फिक्स असेट उन्होंने डायरेक्ट शेयर होल्डर को दे दी, फिक्स असेट उन्होंने डायरेक्ट शेयर होल्डर को दे दी, तो उसके ऊपर उनको कैपिटल गेन नहीं आएगा, इसके ऊपर उनको कैपिटल गेन नहीं आएगा, क्योंकि सेक्शन 46 बोलता है अगर कंपनी ने कोई भी असेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है फिर ट्रांसफर कर दिया है, कंपनी ने असेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ये फिर ट्रांसफर कर दिया है शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर को इन केस ऑफ लिक्विडेशन, तो यहाँ पे उसको ट्रांसफर ट्रीट नहीं करना है अपने को, वही यहाँ पे उसको ट्रांसफर ट्रीट नहीं करना है अपने को, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। तो कंपनी ने अगर बाहर मार्केट में बेचा वो असेट, उससे पैसे आए तो उसको ऊपर उनको कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा, कैपिटल गेन लग जाएगा वहां पे। पर उन्होंने ये असेट डायरेक्ट शेयर होल्डर को दे दिया या फिर पैसे डायरेक्टली शेयर होल्डर को दे दिया, तो इसको अपने को ट्रांसफर ट्रीट नहीं करना है, और कंपनी के ऊपर कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा, कंपनी के ऊपर कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। अरे समझ में आ रहा क्या? देखो एसके लिमिटेड, इसके पास एक समझो गोल्ड है, 10 किलो गोल्ड पड़ा है, 10 किलो गोल्ड, गोल्ड अपना कैपिटल गेन में आएगा, पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शन है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, चलो गोल्ड बिल्ड छोड़ दो, बिल्डिंग है, कंपनी की बिल्डिंग है अपने पास,
अरे बाप रे, सब उड़ गया क्या अपना एग्जाम्पल? हाँ लग तो रहा है सब उड़ गया, चलो कोई बात। और कहाँ गया? एस एस के लिमिटेड ये बिल्डिंग अगर उन्होंने शेयर होल्डर को दे दी, ये शेयर होल्डर है, ये देखो शेयर होल्डर, ये अपनी बेबी शेयर होल्डर है। अगर बिल्डिंग डायरेक्टली शेयर होल्डर को चली गई तो ये कंपनी के केस में इसको कैपिटल गेन ट्रीट नहीं करेंगे, इसको कैपिटल गेन ट्रीट नहीं करेंगे, ये कैपिटल गेन नहीं रहेगा क्योंकि लिक्विडेशन के केस में ये एसेट ट्रांसफर हो गई शेयर होल्डर को। पर कंपनी ने ये एसेट मार्केट में बेची, मार्केट में बेच के कंपनी को पैसा आएगा और ये पैसे फिर वो शेयर होल्डर को बांटेंगी, तो ये जो पैसा आया इधर कैपिटल गेन आ जाएगा, इधर कैपिटल गेन आ जाएगा। पर डायरेक्टली अगर शेयर होल्डर को देते हैं तो वहां पे कैपिटल गेन नहीं आता अपना, वहां पे कैपिटल गेन नहीं आता अपना। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में बोला था आपको कि डिविडेंड जो देंगे वो अपन रिजर्व्स एंड सरप्लस से देंगे। अब क्या हो रहा है, कंपनी ने जो भी असेट शेयर होल्डर को दिए, वो डिविडेंड ट्रीट किए जाएंगे, अप टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब समझो 1 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़ा है और यहाँ पे 5 करोड़ का असेट अपना पड़ा है, 5 करोड़ का अपना असेट पड़ा है, 1 करोड़ का रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़ा है। अब फिक्स असेट उनको दे देंगे अपन, फिक्स असेट किसको दे देंगे, शेयर होल्डर को देंगे इन केस ऑफ लिक्विडेशन। अब 5 करोड़ का असेट चला गया उनको, 5 करोड़ का असेट चला गया उनको, तो 1 करोड़ तक इसको अपन डिविडेंड ट्रीट करेंगे और ये अपना आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा, ना कि कैपिटल गेन में। सर बाकी के 4 करोड़ अब इन्होंने ट्रांसफर किया है तो एसके के ऊपर कैपिटल गेन की लायबिलिटी तो नहीं आएंगी, पर ये 4 करोड़ ट्रांसफर कर दिया है शेयर होल्डर को, 4 करोड़ ट्रांसफर कर दिया है शेयर होल्डर को, तो उन्होंने शेयर्स जो है, शेयर्स के बदले में उनको पैसे मिल रहे हैं, शेयर्स के बदले में, तो ऐसा समझ सकते हैं अपन कि उन्होंने शेयर्स दे दिए, उसके बदले में उनको पैसे आए, उसके बदले में उनको पैसे आए, तो शेयर्स के बदले में उनको पैसे आ रहे हैं। तो ये जो 4 करोड़ बाकी है, अभी 4 करोड़ बाकी है, 5 करोड़ में से 1 करोड़ तो डिविडेंड चला गया, उसका टैक्सेबिलिटी आईएफओएस में आ जाएगा। जो 4 करोड़ है वो अपना कैपिटल गेन में आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो इन द हैंड ऑफ कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ ट्रांसफर, तो नो कैपिटल गेन, कंपनी के ऊपर कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। इन केस ऑफ शेयर होल्डर डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूटेबल टू अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यहाँ पे मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है, वो जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उधर तक का जो भी अमाउंट अपन ने दिया है, उस अमाउंट तक का जो भी अमाउंट अपन ने दिया है उसको अपने को डिविडेंड कंसीडर करना है, डीम डिविडेंड कंसीडर होगा और ये आईएफओएस में चला जाएगा। डीम डिविडेंड का एक बड़ा कंसेप्ट है अपने को, यहाँ पे अपने को ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे बहुत सारे क्लॉज पढ़ने हैं, तो डीम डिविडेंड अपन फिर से आईएफओएस में पढ़ेंगे तब अपने को फिर से ये कंसेप्ट याद आ जाएगा, पर उसको अपने को डीम्ड डिविडेंड कंसीडर करना है और ये अपना आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा, उसके बाद में जो भी अमाउंट बचा है अब यहाँ पे 4 करोड़ बचा है, 4 करोड़ मतलब 5 करोड़ पूरा मिल गया, उसमें से 4 करोड़ बचा है, तो देखो इनको क्या मिला है, 5 करोड़ एफएमवी ऑफ द असेट रिसीव्ड, मतलब अगर मनी भी मिलता तो मनी लेते अपन, या फिर यहाँ पे एफएमवी ऑफ द असेट रिसीव्ड या 5 करोड़ का ले लेते 5 CR और माइनस डिविडेंड कितना है अपना 1 CR, तो यहाँ पे बच्चा जो है अपना 4 CR जो है अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर कर लेंगे, कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन करने के बाद उसमें से अपने को नॉर्मल कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कुछ ट्रांसफर के केस में कुछ एक्सपेंसेस लगे होंगे तो वो, और वो अपना कैपिटल गेन यहाँ पे आ जाएगा,
समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आया क्या? तो देखो, कंपनी इन केस ऑफ लिक्विडेशन के केस में कोई भी असेट ट्रांसफर कर रही होंगी शेयर होल्डर को, कंपनी इन केस ऑफ लिक्विडेशन ट्रांसफर कर रही होंगी असेट शेयर होल्डर को, तो यहाँ पे उनका जो डीम डिविडेंड है वो ट्रीट किया जाएगा कितने अमाउंट तक, जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी उतने अमाउंट तक जो है उसको अपन डीम डिविडेंड कंसीडर करेंगे, उसको अपन डीम डिविडेंड कंसीडर करेंगे। डीम डिविडेंड कंसीडर करने के बाद जो भी अमाउंट उनको दिया है, अमाउंट रिसीव हो रहा है, मनी रिसीव्ड हो रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट मिल रहा है, ये अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रीट किया जाएगा। बस उसमें से अपने को जो है डीम डिविडेंड यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, डीम डिविडेंड अपने को माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आया क्या? यहाँ तक कुछ भी दिक्कत है? यहाँ तक इजी कंसेप्ट है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं इसमें। बढ़ते अब आगे, बढ़ते अब अपन आगे। क्या सर ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अपने एग्जाम में आ सकते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन? तो थोड़े से चांसेस कम बोल सकते हैं इस केस के लिए, क्योंकि इतना डीप में जाएगा नहीं आईसीआई, 50-60 मार्क के लिए इतना डीप में नहीं जाएगा आईसीआई। तो यहाँ पे अपन ये थोड़ा सा हल्के में ले सकते हैं ये कंसेप्ट को, पर उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ऐसा ना समझने जैसा इजी कंसेप्ट है। जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उधर तक अपने को डीम डिविडेंड कंसीडर करना है, उसके बाद में जो मनी रिसीव्ड हुआ है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट मिल रहा है, उसमें से अपने को डीम डिविडेंड माइनस कर देने का, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे अपना वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे समझा? यहाँ तक अपने को। अब बढ़ते अपन आगे। कैपिटल गेन इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, सेक्शन नंबर 46A। पानी पी लो गाइस। चलो अब बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स, कंपनी ने फिर से उनके शेयर्स उनके कब्जे में ले लिए, बायबैक। अब आपको पुरानी प्रोविजन समझाऊं क्या एक बार? 1 मिनट रुक जाओ। पुरानी प्रोविजन मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। पुराने केस में क्या होता था, कंपनी शेयर होल्डर, बहुत सारे शेयर होल्डर, ओके। अब कंपनी कंपनी ने इनको शेयर्स दे के रखे, इनको सबको शेयर्स दे के रखे, ओके। अब क्या हो रहा है, कंपनी को ये शेयर्स जो है वो बायबैक करने, कंपनी को ये शेयर्स बायबैक करने, कंपनी को ये शेयर्स बायबैक करने, तो कंपनी इसके बदले में इनको पैसे देंगी, इसके बदले में इनको पैसे देंगी। इससे भी पुराना प्रोविजन बताता हूँ, वो और इंटरेस्टेड है उसमें, लोग झोल कर देते। देखो, कंपनी एसके लिमिटेड, कंपनी एसके लिमिटेड के पास बहुत सारे शेयर होल्डर है यहाँ पे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब पुराना प्रोविजन, बहुत पुराना प्रोविजन है ये। बहुत सारे शेयर होल्डर, देखो बहुत सारे ये। अब 2020 से पहले कंपनी जब भी इनको डिविडेंड बांटती थी, कंपनी जब भी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती थी, तब कंपनी को एक टैक्स पे करना पड़ता था, जो होता था डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। टैक्स पे करना पड़ता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मतलब कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है, शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है, तो कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को। और वो जो है, समझो डिविडेंड जो है वो इनके हाथ में एग्जम्प्ट हुआ करता था, क्योंकि इसका टैक्स गवर्नमेंट को पे हो चुका है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे इनको एग्जम्प्ट होता था, या फिर इनका टैक्सेबिलिटी लो होता था थोड़ा, टैक्सेबिलिटी लो होता था थोड़ा, ओके। ये कब होता था? 2020 से पहले, जब
कंपनी इनको डिविडेंड देती थी और डिविडेंड के ऊपर कंपनी को डीडीटी पे करना पड़ता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता था और कंपनी फिर इनको डिविडेंड देती थी, कंपनी इनको डिविडेंड देती थी। अब कंपनी को ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं पे करना है, कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं पे करना है, तो कंपनी क्या करेंगी? कंपनी क्या करेंगी? कंपनी क्या करती थी? कंपनी क्या करती थी? कंपनी ने इनको शेयर्स दे के रखे, कंपनी ने इनको शेयर्स दे के रखे, तो शेयर होल्डर तो कभी ना कभी डिविडेंड तो मांगेगी ही, शेयर होल्डर कभी ना कभी डिविडेंड मांगेगी। तो कंपनी ने क्या कर दिया? कंपनी ने बोला हम आपको डिविडेंड नहीं देते। कंपनी ने बोला, मतलब मेरी कंपनी समझो और आप शेयर होल्डर हैं, आप आए मेरे पास और आपने बोला मुझे कि मुझे डिविडेंड चाहिए। मैं बोला ये नॉर्मल केस में ओके डिविडेंड ले लो, मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, ये नॉर्मल केस। अब मेंटोस जिंदगी, मेंटोस जिंदगी कैसे? अब मुझे जो टैक्स है डीडीटी वो गवर्नमेंट को नहीं पे करना है, तो मैं क्या करूंगा? आप आए मेरे पास, सर डिविडेंड, हमें डिविडेंड चाहिए, हमको खर्चे पानी के लिए पैसा चाहिए। अब मैं बोला कि मैं तुझे डिविडेंड नहीं दूंगा, मैं तुझे डिविडेंड नहीं दूंगा। आपने बोला क्यों? मैं बोला कि मुझे टैक्स बचाना है। तो आप बोले कि भाई तुझे डिविडेंड देना ही नहीं, मतलब तुझे डीडीटी बचाना है इसलिए तू हमको डिविडेंड ही नहीं देगा, तो जिंदगी भर कभी तू डिविडेंड नहीं देगा। मैं बोला नहीं, ऐसा नहीं, अपन एक काम करते हैं, अपन एक काम करते हैं, आपके पास शेयर्स है ना मेरे, आपके पास शेयर्स है मेरे कंपनी के, मैं क्या करता हूं, आपको डिविडेंड देने की जगह, मैं क्या करता हूं, आप मेरे कंपनी के शेयर होल्डर हो, मैं क्या करता हूं, आपको डिविडेंड देने की जगह मैं आपसे शेयर बायबैक कर लेता हूं, मैं आपसे शेयर बायबैक कर देता हूं। अब आपने मुझे पूछा कि इसमें मेरा क्या फायदा, इसमें मेरा क्या फायदा, आपने मुझे पूछा। अब मैंने क्या बोला आपको कि शेयर्स मार्केट में चल रहे हैं समझो 100 रुपए, शेयर्स मार्केट में चल रहे हैं 100 रुपए, मैं आपको 150 रुपए दे रहा हूं, मैं आपको एक शेयर्स के बदले में 150 रुपए दूंगा और ये शेयर्स मैं बायबैक कर दूंगा, ये शेयर्स मैं बायबैक कर दूंगा। अब आपने मुझे पूछा इसमें अपन दोनों का क्या फायदा, इसमें अपन दोनों का क्या फायदा, क्योंकि मैंने बोला है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं टैक्स बचाने की कोशिश की होंगी उसने, टैक्स बचाने की कोशिश की होंगी उसने, और दोनों का फायदा होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ओके, अब इससे क्या फायदा हो रहा, मैं आपको 150 रुपए दे रहा हूं, मैं आपको जो शेयर है वो मैं बायबैक कर लूंगा, वो मैं बायबैक कर लूंगा। ओके, मैं आपको 150 रुपए दूंगा, तो यहाँ पे समझो शेयर होल्डर, मैं आपको 150 रुपए दिया और जो शेयर है वो बायबैक कर लिए। आपको मैं डिविडेंड कितने देने वाला था, समझो 50 रुपए, आपको उसके बदले में 50 रुपए मिल गए। मैं आपको डिविडेंड देता तो आपको समझो मैं 50 रुपए डिविडेंड देता, उसके बदले में आपको 50 रुपए मिल गए। जो शेयर से जो मार्केट में उसका वैल्यू जो 100 रुपए चल रहा है, जो जिसका वैल्यू आपको 100 रुपए चल रहा है, वो 100 रुपए भी आपको दे दिए मैंने, जो एक्स्ट्रा का है जो डिविडेंड नाम के भी आपको मिल गया। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मतलब समझ लो आप कि आपको डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब मैंने डिविडेंड नाम के डिविडेंड नाम से आपको पैसे दिए क्या? नहीं, मैंने बायबैक के नाम से आपको पैसे दिए। मैंने डिविडेंड के नाम से पैसे दिए क्या आपको? नहीं, मैंने बायबैक के नाम को आपके पैसे दिए, और अब मैंने डिविडेंड दिया नहीं तो मैं डीडीटी पे करूंगा नहीं, मैं डिविडेंड दिया नहीं, मैं डीडीटी पे करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बायबैक किया है, मैंने कोई डिविडेंड दिया है क्या आपको? नहीं, तो मैं डीडीटी पे करूंगा क्या? नहीं। डीडीटी कब होता है? जब मैं डिविडेंड दूंगा तब। यहाँ पे मैं डिविडेंड दिया क्या? नहीं, मैंने आपको बायबैक के पैसे दिए, मैंने आपको बायबैक के पैसे दिए, तो मैं यहाँ पे डीडीटी नहीं पे करूंगा। समझ में आया क्या? ये चलता था पहले, 2020 में डीडीटी चला गया, 2020 में डीडीटी चला गया। डीडीटी के बदले क्या हो गया, अब ये बहुत सारे शेयर होल्डर है, ये बहुत सारे शेयर होल्डर है, अब इनको बायबैक करना है, अब मैं बायबैक करने वाला हूँ शेयर्स, तो ये शेयर्स मुझे देने वाले हैं, ये जो शेयर्स है इनके पास जो शेयर्स है ये मुझे देने वाले हैं, ये मुझे देने वाले हैं, और शेयर्स मुझे देने के बाद इनको मैं पैसे देने वाला हूँ, इनको मैं पैसे देने वाला हूँ, इनको मैं पैसे देने वाला हूँ। अब यहाँ पे
अब समझो आप मेरे कंपनी के शेयर होल्डर हो, आप मुझे शेयर्स देने वाले हो और मैं आपको उसके बदले में पैसे देने वाला हूँ। आप मुझे शेयर्स देने वाला हो, ये ले शेयर्स, और इसके बदले में मैं आपको पैसे देने वाला हूँ, इसके बदले में मैं आपको पैसे देने वाला हूँ। ये आगे मेरे पास शेयर्स, ये लो आपके पैसे, ये लो आपके पैसे। ओके, अब ये पैसे दे दिए मैंने आपको। अब इसका टैक्सेबिलिटी, आपने शेयर ट्रांसफर कर दिए मैंने, मतलब अगर नॉर्मल सोचो, अगर आपने शेयर्स बेच दिए होते, समझो आप कोई भी कंपनी के शेयर्स आपने मुझे बेच दिए, तो शेयर्स लिए मैंने और मैंने आपको पैसे दे दिए। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बाय बैक कर रहा हूँ, आपसे शेयर्स ले रहा हूँ, आपको पैसे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रांसफर किसका हुआ, आपका। टैक्स लाइबिलिटी किसकी आएंगी, आपकी। आपने सेल कंसिडरेशन मिल रहा है, मतलब मैंने आपको पैसे दिए तो वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा, उसमें से आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करने के बाद, कर देने के बाद आपको वहाँ पे कैपिटल गेन आ जाएगा, वहाँ पे आपको कैपिटल गेन आ जाएगा। ओके, या तो कुछ दिक्कत नहीं। अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि ये जो टैक्सेबिलिटी है, ये जो टैक्सेबिलिटी है, ये शेयर होल्डर पे ना लगाते हुए, शेयर होल्डर पे ना लगाते हुए ये एसके लिमिटेड को लगाते, शेयर होल्डर को ना लगाते हुए ये अपन एसके लिमिटेड को लगाते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर को लगाया तो कौन पे टैक्स पे करेगा, कौन टैक्स नहीं पे करेगा, इतने सारे शेयर होल्डर हैं, तो इससे जगह, इसके जगह आप क्या कर दो, एसके लिमिटेड को टैक्स लाइबिलिटी कैपिटल गेन के लिए लाइबर कर दो। फिर गवर्नमेंट ने एसके लिमिटेड को, ये सब बायबैक के केस में एसके लिमिटेड को 115 QA समथिंग सेक्शन था, उसमें कंपनी को उसके ऊपर टैक्स पे करने की लाइबिलिटी आ गई, कुछ तो भी 20% प्लस समथिंग समथिंग सरचार्ज प्लस था वैसे उसमें। तो 115 QA में कंपनी टैक्स पे करती थी, जो भी बायबैक हुआ है, जो भी बायबैक हुआ है उसके ऊपर कंपनी टैक्स पे करती थी, उसके ऊपर कंपनी टैक्स पे करती थी, क्योंकि उनके पास सारी डिटेल थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ रहा तो वो, उसके बाद में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये सारी चीजें कंपनी के पास हुआ करती थी, और इनके लिए ये पूरा एग्जम्प्ट हो जाता था, इनके लिए ये पूरा एग्जम्प्ट हो जाता था। ये कुछ साल पहले, मतलब 1-2 साल पहले, मतलब मैंने आपको 2020 का भी पहले का बताया, 2020 के बाद क्या होता था ये भी बताया। अब क्या होता है ये सुन लो, अब क्या होता है, गवर्नमेंट को फिर से बोर होने लगा कि कंपनी को अपन टैक्स लाइबिलिटी ले रहे, कंपनी को टैक्स लाइबिलिटी लगा रहे, कंपनी को हटा दो यहाँ से, हट, कंपनी को हटा दो, जो शेयर होल्डर है ना, जो शेयर होल्डर है ना, इनको ही टैक्स लाइबिलिटी लगा लो, जो शेयर होल्डर है इनको ही टैक्स लाइबिलिटी लगा लो, इनको ही कैपिटल गेन के लिए लाइबल कर दो, इनको ही कैपिटल गेन के लिए लाइबर कर दो, क्योंकि इनके पास जो शेयर्स है वो कंपनी को दे रहे हैं, कंपनी इनके बदले इनको पैसा दे रही है, इनका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा, उसमें बाद में आप कैलकुलेट कर लो, शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर को इसके ऊपर पूरा टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को इसका पूरा टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, या तो कुछ दिक्कत नहीं। अब गवर्नमेंट को तो बोर हो रहा है। अब जो अमाउंट मिली है, जो अमाउंट मिली है, समझो मैं आपको 150 रुपए दे रहा हूं, अब यहाँ पे कंपनी ने कोई भी अमाउंट शेयर होल्डर को दिया है तो वो हम डिविडेंड बोल के कंसिडर कर सकते हैं, कंपनी ने कोई भी अमाउंट शेयर होल्डर को दिया है तो अपन डिविडेंड बोल के कंसिडर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया इनको टैक्सेबिलिटी लगाते हैं ना, इनको टैक्सेबिलिटी लगाते हैं ना, तो एक काम करते, जो भी पैसे कंपनी शेयर होल्डर को दे रही है ये अपन इनको डिविडेंड बोल देंगे, इसको अपन डिविडेंड बोल देंगे, और इसकी टैक्सेबिलिटी कहा जाएंगी अपनी IFOS में, इसकी टैक्सेबिलिटी कहा जाएंगी अपनी IFOS में, और इसके बदले में कोई भी एक्सपेंसेस जो हुआ है उसका इधर यहाँ पे उनको डिडक्शन नहीं मिलने वाला, मतलब 150 का 150 रुपया, 150 का 150 रुपया यहाँ पे शेयर होल्डर के केस में यहाँ पे उनको डिविडेंड बोल के टैक्सेबल हो जाएगा, डिविडेंड बोल के टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब मैंने अभी जब जो भी अभी बड़बड़ की आपको वो सब भूल जाओ, पुराना वाला भूल जाओ, 115 QA वाला सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। जब भी कंपनी के केस में, जब भी कंपनी के केस में बाय बैक हो रहा है, कंपनी के केस में शेयर्स का बाय बैक हो रहा है, तब जो पैसा शेयर होल्डर को मिल रहा है, जो पैसा शेयर होल्डर को मिल रहा है उसको अपने को डिविडेंड कंसिडर करना है, उसको अपने को डिविडेंड कंसिडर करना है, और डिविडेंड अपना IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा, और उसके रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस रहो, उसके रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस रहो, वो अपने को एक्सपेंसेस उसका डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिल जाएगा। जो शेयर होल्डर को 150 रुपए, फॉर एग्जाम्पल एक शेयर होल्डर को 150 रुपए मिल रहा है एक शेयर के बदले में, तो उसको अपन डिविडेंड कंसिडर कर देंगे, उसको अपन डिविडेंड कंसिडर कर लेंगे। समझ में आया क्या, समझ में आएगा। अब आप बोलोगे सर इसने ये शेयर परचेस के लिए समझो 100 रुपए दिए,
समझो 90 रुपए दिए थे, उसका क्या, उसका तो यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, फिर उसका यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि अपने को कैपिटल गेन निकालने के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेना पड़ेगा, और अपना आ जाएगा जो कैपिटल गेन आ जाएगा। ओके, वो अपना कैपिटल गेन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो शेयर्स मिल रहे, जो पैसा मिल रहा है शेयर होल्डर को, उसको पूरा का पूरा डिविडेंड कंसीडर करना है, उसको पूरा का पूरा डिविडेंड कंसीडर करना है। तो जो 90 रुपए मैंने दिए, जो 90 रुपए मैंने गवर्नमेंट कंपनी को दिए शेयर परचेस करते समय, उसका कहीं ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है, उसका कहीं ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है। मतलब 150 रुपए मेरा पूरा का पूरा डिविडेंड में टैक्सेबल हो रहा है, पर मैंने जो एक्वायर करने के लिए 90 रुपए दिए थे वो भी माइनस होना चाहिए ना कहीं से, वो भी माइनस होना चाहिए ना। मतलब क्या हो रहा है, जो मैं सेल कर रहा हूँ, जो शेयर मैं सेल कर रहा हूँ, उसका पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पर परचेस का मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा, परचेस का मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब कोई चीज मैंने, समझो ये पेन मैंने 150 रुपए में बेच दिया मार्केट में, तो 150 का 150 मेरा टैक्सेबल हो जाएगा, पर मैंने समझो 80 रुपए का ये पेन परचेस किया होगा, तो वो कहीं भी कंसिडर नहीं होगा, मुझे 150 पे टैक्स पे करना पड़ रहा है, मुझे 150 पे टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया ओके, जो 90 रुपए है ना, जो 90 रुपए में आपने शेयर्स परचेस कर लिया, उसको अपन कैपिटल गेन में ही ट्रीट करेंगे, उसको अपन कैपिटल गेन में ही ट्रीट करेंगे। आप बोलेंगे कैपिटल गेन में कैसे ट्रीट होगा ये, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे उसकी नील कंसिडर करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 90 कंसिडर करो, आपका जो लॉस आएगा वो 90 रुपए आएगा, आपका जो लॉस आएगा वो 90 रुपीज आएगा, वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर लो आपके कैपिटल गेन से, वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर लो आपके कैपिटल गेन से। समझ रहा आप, समझ रहा, मतलब जो पैसा मिल रहा है कंपनी को, शेयर होल्डर को बायबैक के केस में, वो पूरा का पूरा डिविडेंड कंसिडर करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो अपने को उतना ही कंसिडर करना है, पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपने को नील कंसिडर करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस में आ जाएगा, और अपना आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस आ जाएगा, जो अपने को सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अपने को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी के केस में कोई भी लाइबिलिटी आ रही है क्या, देखो, बायबैक इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, बायबैक इन केस ऑफ अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। अदर देन डोमेस्टिक के केस में क्या होगा, डोमेस्टिक के केस में ये जो मैंने अभी बड़बड़ की ना आपको, ये पूरी डोमेस्टिक के केस में थी, क्योंकि ये थोड़ा समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड। अदर देन डोमेस्टिक कंपनी के केस में जो भी बायबैक हुआ है, जो भी बायबैक हुआ है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कर लो, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर दो, ये अपना आ जाएगा कैपिटल गेन, ये अपना आ जाएगा कैपिटल गेन। मतलब बायबैक इन केस ऑफ अदर देन डोमेस्टिक कंपनी के केस में कैपिटल गेन आ जाएगा 46A के अंदर, कैपिटल गेन आ जाएगा 46A के अंदर, जो होगा नॉर्मली फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर कर लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और अपना कैपिटल गेन यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, अब जो डोमेस्टिक केस रही, जो डोमेस्टिक कंपनी रही, उनके अमाउंट रिसीव्ड जो हुआ है वो अपना डिविडेंड इनकम माना जाएगा, नो एनी एक्सपेंसेस अलाउड अगेंस्ट डिविडेंड। कंसिडरेशन जो है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपने को नील कंसिडर करना है फॉर कैपिटल गेन, फॉर कैपिटल गेन, फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन। जो कैपिटल लॉस आएगा अपना, वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अपन कर लेंगे, वो अपन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अपन कर लेंगे। समझ में आया क्या याद, अरे बोलो समझ में आया क्या याद। ओके, जो नॉर्मल रहा बायबैक के, बायबैक इन केस ऑफ अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, वहाँ पे अपन कैपिटल गेन अराइज कर लेंगे नॉर्मल जैसा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर देंगे, अपना कैपिटल गेन वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे अपना कैपिटल गेन आ जाएगा। समझ में आया क्या, अरे बोलो समझ में आया क्या। यहाँ पे अपना होता है सेक्शन नंबर 46 एक खत्म, यहाँ पे अपना सेक्शन नंबर 46 एक खत्म होता है, जिसमें अपने को यही पढ़ने जैसा है, या तो अपने को नॉर्मल ट्रीट करना है, अदर देन फॉरेन, सॉरी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी रही तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लो, जो भी पैसा मिला है शेयर होल्डर को उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर दो, अपना कैपिटल गेन यहाँ पे आ जाएगा, अपना कैपिटल गेन यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया क्या, अरे बोलो समझ में आया क्या। चलो बढ़ते अब अपन आगे, लंबी सांस ले लो, लंबी सांस, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सर अब भी जो बड़बड़ किया आपने दोनों कंसेप्ट में, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने आपको फिर भी अच्छे से डिटेल में बताया है। पढ़ो भाई, अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया गलती से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट नहीं बोल के छोड़ के नहीं जाने का है, उसको थोड़ा आखिरी में पढ़ना है, पर पढ़ना जरूर है, पर पढ़ना जरूर है। आपको मैंने लॉजिक के साथ पूरा पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर ये कंसेप्ट आप भूले तो देख लेना भैया, ये कंसेप्ट आप भूले तो देख लेना भैया, भूलना नहीं चाहिए कंसेप्ट अभी।
चलो अब बात करते हैं अपन, एक मिनट ये ऐप, अब बात करते हैं अपन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ डिप्रिसिएबल असेट, इन केस ऑफ डिप्रिसिएबल असेट। शायद मैंने आपको लिखे दिया था, क्या नहीं लिया था, नहीं इसका नहीं लिया था, ओके इसका कहीं नहीं लिखा वो ऊपर। अब पीजीबीपी में अपन डिप्रिसिएशन पढ़ने वाले, सेक्शन नंबर 32 आई गेस, पीजीबीपी में अपन सेक्शन नंबर 32 पढ़ने वाले, जिसमें अपन पूरा डिप्रिसिएशन पढ़ने वाले। डिप्रिसिएशन कैसे होता है कैपिटल सॉरी इनकम टैक्स में, वो ब्लॉक कैसे होता है, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज अपने को याद करने होते हैं, ये सारी चीज़ें अपन वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे अपन देखेंगे। अब तो इनकम टैक्स में होता है अपना ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट, ब्लॉक ऑफ असेट। अब ब्लॉक ऑफ असेट में कैसा होता है, समझो फर्नीचर है, फर्नीचर, तो अपने जितने भी फर्नीचर रहे, जितना भी फर्नीचर रहा अपने बिजनेस में, वो अपने को ये फर्नीचर के ब्लॉक में कंसिडर करना पड़ता है, वो अपने को ये फर्नीचर के ब्लॉक में कंसिडर करना पड़ता है। समझो प्लांट एंड मशीनरी अपने पास, प्लांट एंड मशीनरी, जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी अपने पास, वो ये ब्लॉक में अपने को कंसिडर करने पड़ते हैं। कोई कार है अपने पास, तो ये व्हीकल में कंसिडर करना पड़ता है। ये सारी चीजें है ना अपन डिप्रिसिएशन में जब पढ़ेंगे तब अपने को ये पढ़ना पड़ेगा। अब जो इधर कैपिटल गेन में रिलेवेंट है उतना एक बार फटाफट देख लेते हैं। एक मिनट रुकना, वो स्क्रीन दिख रही है ना, थोड़ा लैग आ गया था बीच में, ओके। अब यहाँ पे समझो मेरे पास कंपनी एक्ट में जो आपने अब तक अभी तक आपने सीखा है, बैलेंस शीट जो बना रहे हैं अपन, बैलेंस शीट बना रहे हैं अपन, बैलेंस शीट जो बनाते हैं अपन, उसमें जो यहाँ पे फिक्स असेट होते हैं, समझो फर्नीचर होता है, फर्नीचर एंड फिक्सर्स जो होते, प्लांट एंड मशीनरी होता है, उसके बाद में अलग अलग और असेट दे के रखते हैं। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे जो अपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन दे के रखा है, वो यहाँ से डिप्रिसिएशन 10% डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, 5% डिप्रिसिएशन ऐसे माइनस कर देंगे, ऐसे कर देते। समझो यहाँ पे 2-3 फर्नीचर आए, तो यहाँ पे ये फर्नीचर के ऊपर मेरे को 15% लगाना, तो 15% माइनस कर देते। ये प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे अपने को 60% माइनस करना है, तो 7% यहाँ से माइनस कर देते, और फिर यहाँ पे अपनी वैल्यू आती थी, यहाँ पे अपनी फिर वैल्यू आती थी, ओके ऐसा अपना चलता है। ऐसा अपना जब भी अपन बैलेंस शीट बनाते, बचपन में अपन जब बैलेंस शीट बनाते थे तब ऐसे बनाते थे। अब ब्लॉक ऑफ एसेट में क्या होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट में ये जो सारी प्लांट एंड मशीनरी, मतलब जो भी सेम परसेंटेज की डिप्रिसिएशन है, समझो प्लांट एंड मशीनरी पे 15% डिप्रिसिएशन लगता है, फर्नीचर पे 10% डिप्रिसिएशन लगता है, तो जितने भी फर्नीचर, जितने भी समझो ये अपने पास 4-5 फर्नीचर पड़े हैं, तो ये अपने को फर्नीचर एक ही केस में यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा 10% में, एक ही केस में अपने को कंसिडर करना पड़ेगा 10% में। समझो ये मैंने 2 साल पहले लिया तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये मैंने अभी लिया ये इसमें ऐड हो जाएंगे, ये मैंने 2 साल 3 साल पहले लिया ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये आधे 2 महीने पहले लिया ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो अब क्या ऐसा होता है, मैंने एक असेट लिया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, इसके ऊपर मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 10%, समझो 10,000 रुपये मैंने यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, यहाँ पे 10,000 रुपये मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, यहाँ पे आ गया 90,000, 90,000। अब नेक्स्ट ईयर मैंने सेम असेट ली, कोई तो भी समझो फर्नीचर, ये फर्नीचर लिया था मैंने, नेक्स्ट ईयर में मैंने फर्नीचर ले लिया, फर्नीचर समझो 50,000 का लिया, फर्नीचर मैंने 50,000 का लिया। अब नॉर्मल केस में, अगर नॉर्मल केस में अपन डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर दे तो यहाँ पे क्या करते हैं, 90,000 में से 9,000 यहाँ से माइनस कर दे, 50,000 में से 5,000 यहाँ से माइनस कर देते, यहाँ पे वैल्यू 45,000 आ जाती, यहाँ पे वैल्यू 81,000 आ जाती, यहाँ पे वैल्यू 81,000 आ जाती। नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में अपन ऐसा कैलकुलेशन करते, नॉर्मल केस में अपन ऐसा कैलकुलेशन करते डिप्रिसिएशन का, डिप्रिसिएशन का। अब यहाँ पे ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट है इनकम टैक्स में। अब अपन क्या करेंगे, जो 90,000 बचा है, 90,000 बचा है यहाँ पे, अपन ने 50,000 का एक फर्नीचर लिया, वो इसमें ऐड कर देंगे, वो इसमें ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 1,40,000, 1,40,000 में से अपन यहाँ पे 14,000 का डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, और ये आ जाएगा अपना फर्नीचर का
फर्नीचर का ब्लॉक का WDV, फर्नीचर का ब्लॉक का WDV ये आएगा 126, सॉरी 126, ये आ जाएगा अपना 126, ये आ जाएगा अपना 1,26,000, ये आ जाएगा अपना फर्नीचर का ब्लॉक का WDV। नेक्स्ट ये अगर अपन समझो एक असेट लिया 1 लाख का, फर्नीचर लिया है अपन ने 1 लाख का, 1 लाख यहाँ पे अपन ऐड कर देंगे, 1 लाख अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा अपना 226, 226 माइनस 10% अपने को डिप्रिसिएशन माइनस कर देना पड़ेगा, 22600, यहाँ पे 22600 माइनस कर देंगे अपन, और ये आ जाएगा अपना कितना आएगा इसमें -10%, ये आ जाएगा अपना 203,400, ये आ जाएगा अपना WDV फर्नीचर का, ये आ जाएगा अपना WDV फर्नीचर का। मतलब जो असेट अपन ले रहे हैं वो अपन ब्लॉक में डायरेक्ट ऐड कर दे रहे, मतलब अपने पास समझो एक पानी की बोतल है, ये एक पानी की बोतल है, ये एक पानी की बोतल है, इसमें से नया पानी का बोतल आया है, नया पानी का समझो ग्लास आया अपने पास, ये ग्लास का पानी जो है ये इसमें से अलग पियेंगे, इसमें से अलग पियेंगे, ऐसा नहीं, ये इसमें डाल देंगे अपन, ये इसमें डाल देंगे अपन, इसमें से पानी पियेंगे, फिर से कोई नया ग्लास आया, ये खाली हो गया, इसमें अपन डाल देंगे, इसमें से अपन पानी पियेंगे, इसमें से अपन पानी पियेंगे, ये होता है ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट, ये होता है अपना ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट। यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं फर्नीचर का, प्लांट एंड मशीनरी का। ये ब्लॉक कैसे बनता है, डिप्रिसिएशन रेट के हिसाब से, डिप्रिसिएशन रेट के हिसाब से ये ब्लॉक बनता है। फर्नीचर का 10% है, फर्नीचर का अलग ब्लॉक बनेगा, प्लांट एंड मशीनरी का 15% है, प्लांट एंड मशीनरी का अलग से ब्लॉक बनेगा, कंप्यूटर एक्सेसरीज का 40% है, उसके लिए एक अलग ब्लॉक बनेगा। ऐसे ब्लॉक बनते हैं इनकम टैक्स में, ऐसे ब्लॉक बनते हैं अपने इनकम टैक्स में। तो इसके हिसाब से अपना ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट चलता है, ब्लॉक ऑफ असेट का यहाँ पे अपना ऐसा कंसेप्ट चलता है। समझो अब मेरे पास तीन फर्नीचर है, तीन फर्नीचर है, अपने फर्नीचर के ब्लॉक में आ जाएगा, ये अपना फर्नीचर का ब्लॉक में आ जाएगा। अब ये फर्नीचर अपने पास 3 फर्नीचर पड़े, अब ये तीनों को तीनों मैंने बेच दिया, अब तीनों के तीनों मैंने बेच दिए, तो यहाँ पे मेरा WDV आएगा कि कुछ इसका नहीं, WDV इसका कुछ भी नहीं आएगा। क्या ये मैंने समझो ये 1 लाख के तीनों के तीनों, ये मैंने 1.5 लाख में बेच दी, ये मैंने 1.5 लाख में बेच दिया, तो 50,000 जो है मेरा गेन आ जाएगा, यहाँ पे 50,000 जो है वो यहाँ पे गेन आ जाएगा। ये मेरा गेन जो है, ये मेरा गेन जो है ये कैपिटल गेन आ जाएगा, ये मेरा कैपिटल गेन आ जाएगा, ये मेरा कैपिटल गेन आ जाएगा, ना कि PGBP। PG में मतलब रोज का रोज जो बिजनेस होता है वो PGBP। कैपिटल असेट है, ये अपना फर्नीचर जो है वो अपना कैपिटल असेट है, अपन बोल सकते हैं डिप्रिसिएबल असेट अपना कैपिटल असेट है, तो ये अपना कैपिटल गेन में आ जाएंगे, ये अपना कैपिटल गेन में आ जाएगा। बट समझो इसमें से मैंने 2 ही असेट बेचे, इसमें से मैंने 2 ही असेट बेचे, इसमें से मैंने 2 ही असेट बेचे, एक असेट अभी भी मेरे पास पड़ा है, एक असेट मेरे पास अभी भी पड़ा है, क्या इस पे अपने को डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, क्या इस पे अपने को डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, क्या ये WDV में इंक्लूड होगा अपने, क्या कोई न्यू असेट आया तो ये WDV में आएगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा ये WDV में, ये सारी चीजें अब भी अपन पढ़ने वाले, ये सारी चीजें अब भी अपन पढ़ने वाले। तो अपने को ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया, ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया। अब एक बार बस ये बंद कर देता मैं, क्योंकि वो सेव नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों सेव नहीं हो रहा। तो देखो, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ डिप्रिसिएबल असेट, इन केस ऑफ डिप्रिसिएबल असेट, सेक्शन 50 और 50A, सेक्शन 50 और 50A। इंडेक्सेशन का बेनिफिट अपने को नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट अपने को यहाँ पे नहीं मिलने वाला। अब इंडेक्सेशन यहाँ पे क्यों नहीं मिलेगा, देखो ये तो अपना फिक्स असेट है, ये तो अपना फिक्स असेट है, फिक्स असेट जो है जो डिप्रिसिएबल हो रहा है, फिक्स असेट इंडेक्सेशन कब लगता है, उस समय जो परचेस किया था, अगर वो असेट इस समय आज के समय में अपन परचेस करते तो उसका कॉस्ट क्या होता, उसका कॉस्ट क्या होता। डिप्रिसिएशन में अपन क्या कर रहे हैं, जो असेट अपन ने पहले परचेस किया था उसका वेयर एंड टेयर की वजह से उसका अभी का वैल्यू क्या है, उसका अभी का वैल्यू क्या है वो अपन निकाल रहे। मतलब फिक्स असेट में क्या हो रहा था, उसका एप्रिसिएशन हो रहा था, तो अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आज का वैल्यू और तब का वैल्यू कंपेयर नहीं कर सकते। आज का वैल्यू मतलब अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आज का वैल्यू है और तब का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो अपन कंपेयर नहीं कर सकते थे, उसके लिए उसको इंडेक्सेशन लगा रहे थे, उसके लिए उसको इंडेक्सेशन लगा रहे थे और आज का वैल्यू निकाल रहे थे, उसके लिए उसको इंडेक्सेशन निकाल रहे थे और आज का वैल्यू लगा रहे थे। अब क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन में क्या हो रहा है, अपन अगर ये डिप्रिसिएशन वाला असेट अपन ने बेच दिया तो मार्केट वैल्यू में चला जाता वो,
डेप्रिसिएट अपसेट जो है जिसका WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू है, वो ऑलरेडी आज का ही वैल्यू है। ये डेप्रिसिएशन होते होते इसका आज का वैल्यू अपन ने लिया है, डेप्रिसिएशन होते होते इसका आज का वैल्यू निकाल लिया है अपन ने। अब आप बोलोगे बिल्डिंग के ऊपर भी डिप्रिसिएशन लगेगा, लगेगा ना भाई, लैंड के ऊपर लगेगा, लैंड के ऊपर डिप्रिसिएशन कैसा होगा, लैंड हमेशा एप्रिसिएशन होगी। बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन होगा ना, पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तब का और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अभी का फर्क है ना, तो वहां पे इंडेक्सेशन लगाओ, वहां पे इंडेक्सेशन लगाओ। अब डिपेंड आपका वो असेट कैसा है, डिपेंड, अगर आपने पीजीबीपी में लिया होगा वो असेट, मतलब आपके बिजनेस की यूज के लिए, तो उसका डिप्रिसिएशन हो रहा होगा, डिप्रिसिएशन करके उसका आज का WDV आपने निकाल लिया होगा, मतलब वो आज की वैल्यू है, अगर इंडेक्सेशन लगाना है तो तब से अब तक का इंडेक्सेशन लगाओ, वो आज की वैल्यू है, समझ में आया दोनों का डिफरेंस? तो डिप्रिसिएबल असेट जो है उसके ऊपर कभी भी अपना इंडेक्सेशन नहीं लगाना है, डिप्रिसिएबल असेट के ऊपर कभी भी अपना इंडेक्सेशन नहीं लगाना है। तो सर आप बोलोगे कि अभी ये जो असेट बेचा है अपन ने वो हमेशा शॉर्ट टर्म में आएगा, हाँ, क्योंकि इंडेक्सेशन लग ही नहीं रहा, तो देखो यहाँ पे हमेशा अपना शॉर्ट टर्म ही गेन आएगा, शॉर्ट टर्म गेन या फिर शॉर्ट टर्म लॉस ही आएगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेन आएगा ही नहीं, लॉन्ग टर्म गेन अपना आएगा ही नहीं। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा अपना। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब लगता है, अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म केस देखने के लिए अपने को, अब यहाँ पे हमेशा अपना शॉर्ट टर्म ही आने वाला है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग इररिलेवेंट हो गया ना भाई, पीरियड ऑफ होल्डिंग तो अपना इररिलेवेंट हो गया ना। उसके बाद में एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 ये अपन बाद में पढ़ते थे। अब देखो, अब समझ लेते ये सेक्शन, ब्लॉक, ये एग्जांपल से ही मैंने पूरा सेक्शन समझा है। तो देखो, ब्लॉक ऑफ असेट, 5 असेट है मेरे पास ब्लॉक में, विद WDV 10 लाख रुपीज, मेरे पास ऑलरेडी पुराना कोई असेट होगा, उसका मैंने डिप्रिसिएशन करते करते उसका अभी का WDV क्या है, उसका 10 लाख रुपए, उसका 10 लाख रुपए। ये ब्लॉक ऑफ असेट है, ब्लॉक ऑफ असेट का अभी का WDV कितना है मेरा, 10 लाख रुपए, ब्लॉक ऑफ असेट का अभी का WDV कितना है मेरा, 10 लाख रुपए। ओके, अब अगर मैंने पूरा का पूरा ब्लॉक सोल्ड कर दिया, अगर मैंने 5 असेट है मेरे पास ब्लॉक में, 5 असेट है मेरा, मैंने पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो मैंने बेच दिया, पूरा का पूरा ब्लॉक मैंने बेच दिया। अब मेरा WDV कितना है, 10 लाख रुपए, WDV कितना है मेरा, 10 लाख रुपए। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आ रहा है मेरे पास, 12 लाख रुपए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आ रहा है मेरे पास, 12 लाख रुपए, WDV कितना है मेरा, 10 लाख रुपए। अब यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन WDV से ज्यादा है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मेरा WDV से ज्यादा है, तो यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक में कोई असेट बचा है क्या, क्योंकि 5 असेट थे मेरे पास, पांचों के पांचों मैंने बेच दिए, तो मेरे पास ब्लॉक में कोई भी असेट नहीं। WDV बचा है क्या मेरा, WDV मतलब मेरा WDV 10 लाख रुपए है, पर मुझे आ रहे 12 लाख रुपए, तो WDV कुछ बचा है क्या, नहीं। अगर 10 लाख से कम रुपए आते तो WDV में कुछ अमाउंट बचा है, पर 10 लाख से मुझे ज्यादा आ रहे, मतलब WDV में कुछ अमाउंट बचा है क्या मेरा, नहीं। WDV में भी मेरा कुछ भी अमाउंट यहाँ पे नहीं बचा है, तो क्या यहाँ पे WDV अपना नील हो जाएगा, क्या यहाँ अपना WDV नील हो जाएगा, क्योंकि अपने को पास 12 लाख रुपए आ रहे हैं, तो 2 लाख रुपए जो अपना वो अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, 2 लाख रुपए जो है अपना वो अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, 2 लाख रुपए अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। समझ में आया क्या? अब ब्लॉक जो है अपना, ब्लॉक जो है 10 लाख रुपए का है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपना 10 लाख रुपए ही आया WDV में। अब देखो WDV कुछ बचा गया यहाँ पे, 10 लाख से 10 लाख रुपए आ गया, तो WDV कुछ भी नहीं बचा, अपना WDV नील हो गया। अपना 5 असेट है, तो अपन ने पांचों के पांचों असेट बेच दिए, यहाँ पे पांचों के पांचों असेट यहाँ पे अपन ने बेच दिए, तो यहाँ पे ब्लॉक भी नहीं बचा है, WDV भी नहीं बचा है, WDV यहाँ पे नील आ गया, तो यहाँ पे नो लॉस नो गेन, सॉरी हाँ बराबर, नो लॉस नो गेन। यहाँ पे अपना कोई भी असेट बचा है क्या, नहीं। WDV में वैल्यू बचा है क्या, नहीं। अब यहाँ पे समझो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपना 8 लाख रुपए आ गया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपना 8 लाख रुपए आ गया, अपना WDV जो है वो 10 लाख रुपए है, WDV जो है वो 10 लाख रुपए है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपना 8 लाख रुपए आ गया। WDV में अभी भी 2 लाख रुपए पड़ा है, WDV में अभी भी 2 लाख रुपए पड़ा है, पर अपने पास कोई भी असेट बचा है क्या, अभी
क्योंकि अपन ने 5 असेट थे, पांचों के पांचों अपन ने असेट अभी बेच दिए, पांचों के पांचों असेट अपन ने बेच दिए। तो डब्ल्यूडीवी में अभी भी अपने 2 लाख रुपए बचे हैं, पर अपने पास कोई भी असेट अभी बचा नहीं है, कोई भी असेट बचा नहीं है। तो ब्लॉक में कोई असेट बचा है क्या? नहीं। डब्ल्यूडीवी अपना बचा है क्या? 2 लाख रुपए। डब्ल्यूडीवी अपना बचा है 2 लाख रुपए, पर ब्लॉक में असेट बचा है क्या? अपना नहीं। तो यहाँ पे क्या अपन डिप्रिसिएशन लेंगे क्या? क्या अपन डिप्रिसिएशन लेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ब्लॉक में अपना असेट नहीं बचा है, ब्लॉक में अपना असेट नहीं बचा। अगर ब्लॉक में असेट बचता, अगर ब्लॉक में असेट बचता तो अपन डिप्रिसिएशन का सोच सकते थे। अगर ब्लॉक में, मतलब मैंने कैलकुलेटर, ये मेरा कैलकुलेटर है, ये मेरा माउस है, अगर मैं ये दोनों चीजें बेच दी तो मैं डिप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करूंगा? मेरे पास डब्ल्यूडीवी अभी भी है, पैसे के हिसाब से अगर देखा जाए मेरे पास वैल्यू अभी भी बचा है, पर मेरे पास असेट है क्या? अभी मेरे पास अभी असेट है क्या? वो तो मैं डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता क्या? नहीं। मैं डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता क्या? नहीं। पर मेरे पास डब्ल्यूडीवी में अभी भी वैल्यू पेंडिंग है, डब्ल्यूडीवी में अभी भी वैल्यू पेंडिंग है, पर यहाँ पे मैंने सारे के सारे असेट बेच दिए, तो यहाँ पे मेरा कैपिटल गेन कैसे आ गया? कैपिटल लॉस आ जाएंगे, कैपिटल लॉस आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरा डब्ल्यूडीवी 10 लाख का है और मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन 8 लाख रुपए है। तो यह जो है मेरा कैपिटल लॉस आ जाएगा 2 लाख रुपए का, कैपिटल लॉस आ जाएगा मेरा 2 लाख रुपए का। क्या मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा क्या अभी भी ब्लॉक ऑफ असेट पे? नहीं, डिप्रिसिएशन यहाँ पे मैं चार्ज नहीं करूंगा, डिप्रिसिएशन यहाँ पे मैं चार्ज नहीं करूंगा। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने है ना 4 असेट ही बेचे, मेरे पास 5 असेट है टोटल, 5 का डब्ल्यूडीवी मेरा 10 लाख रुपए है, पर उसमें से मैंने 4 ही असेट बेचे, उसमें से मैंने 4 ही असेट बेचे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मेरा जो है वो 12 लाख रुपए, डब्ल्यूडीवी मेरा 10 लाख रुपए। अब यहाँ पे मेरे पास अगर मैंने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब 2 लाख रुपए मेरा गेन हो रहा है, और मेरे पास अभी भी एक असेट बचा है, डब्ल्यूडीवी में एक असेट बचा है मेरा, डब्ल्यूडीवी में एक असेट बचा है, वैल्यू वाइज नहीं, असेट वाइज देखो, असेट वाइज मेरा डब्ल्यूडीवी में ब्लॉक में अभी भी एक असेट बचा है, पर मेरा डब्ल्यूडीवी नील हो गया क्या? डब्ल्यूडीवी नील हो गया क्या? तो मैं डिप्रिसिएशन लूंगा क्या यहाँ पे? सर अपने पास असेट तो बचा है, अरे पर ब्लॉक जो है वो पूरा का पूरा ब्लॉक मैंने बेच दिया, तो मेरे पास वैल्यू ही नहीं बची वहां पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, मेरे पास वैल्यू ही नहीं बचे वहां पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने। मतलब एक बात समझो, मतलब एक बात समझो, एक तो डब्ल्यूडीवी में वैल्यू भी होना, डब्ल्यूडीवी में असेट भी होना, डब्ल्यूडीवी में वैल्यू भी होना, डब्ल्यूडीवी में असेट भी होगा, तभी अपन डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए ब्लॉक में असेट होना और ब्लॉक में डब्ल्यूडीवी होना, ब्लॉक में असेट भी होना और ब्लॉक में डब्ल्यूडीवी में होना। यहाँ पे और लिखा है, हिंदी वाला और है, मतलब एंड, मतलब ब्लॉक में असेट भी होना चाहिए और ब्लॉक में डब्ल्यूडीवी का वैल्यू भी होना चाहिए, तभी अपन डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये असेट ही नहीं बचा तो मैं इसके डिप्रिसिएशन नहीं कर सकता। मेरे पास डब्ल्यूडीवी बचा पर असेट नहीं बचा तो मैं डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता। मेरे पास डब्ल्यूडीवी नहीं बचा पर मेरे पास असेट बचा है अभी भी, मतलब मैंने ये बेच दिया पूरा का पूरा, ये जो सेट है मैंने 12 लाख में बेच दिया, पर मेरा ये जो है ये 10 लाख का ही था, ये जो है ये 10 लाख का ही था, पर मैंने 12 लाख में बेच दिया, तो मेरे पास अब डब्ल्यूडीवी में कोई भी वैल्यू नहीं बचा, डब्ल्यूडीवी में कोई वैल्यू नहीं बचा। तो यहाँ पे देखो कुछ तो भी गलत बोल दिया शायद मैंने अभी, ठीक है समझो, आ जाओ यहाँ पे। डब्ल्यूडीवी अपना है 10 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू है 12 लाख, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ असेट में एक असेट बचा है, पर डब्ल्यूडीवी बचा है क्या अपना? नहीं, डब्ल्यूडीवी अपना नहीं बचा है यहाँ पे, तो अपन डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो 2 लाख रुपए आया वो अपना गेन आ जाएगा, जो 2 लाख रुपए आया वो अपना गेन आ जाएगा। उसके बाद में 10 लाख का 10 लाख में बेच दिया अपन ने, 10 लाख का 10 लाख रुपए में बेच दिया, तो डब्ल्यूडीवी बचा क्या अपना? नहीं। पैसा है क्या ब्लॉक में? ब्लॉक में पैसा है क्या? नहीं। असेट है क्या अपने पास? एक असेट बचा है, एक असेट बचा है, पर उस पर अपन ब्लॉक में असेट बचा है, पर डब्ल्यूडीवी अपना नील हो गया, तो डिप्रिसिएशन भी अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, नो गेन नो लॉस। डब्ल्यूडीवी अपना 10 लाख रुपए, फेयर मार्केट सॉरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपना 8 लाख रुपए, डब्ल्यूडीवी में अभी भी 2 लाख रुपए बचा है अपना, डब्ल्यूडीवी में अभी भी 2 लाख रुपए बचा है अपना, और एक असेट भी बचा है अपना, एक असेट भी बचा है अपना। तो ब्लॉक में एक असेट है, ब्लॉक में एक डब्ल्यूडीवी का 2 लाख रुपए बचा है, डिप्रिसिएशन अपन यहाँ पे ले सकते हैं, डिप्रिसिएशन यहाँ पे अपन ले सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं आएगा, क्योंकि ब्लॉक में अभी भी एक असेट बचा है और ब्लॉक में डब्ल्यूडीवी बचा है,
ब्लॉक में एक असेट भी बचा है, ब्लॉक में एक WDV भी बचा है, तो अपन यहाँ पे डिप्रिसिएशन ले सकते हैं, डिप्रिसिएशन यहाँ पे अपन ले सकते हैं, डिप्रिसिएशन अपन यहाँ पे ले सकते हैं, पर अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या गेन यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस अपना यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अपन डिप्रिसिएशन अभी भी ले रहे हैं, अपन अभी भी डिप्रिसिएशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए अपने पास ब्लॉक में असेट भी होना और ब्लॉक में WDV भी होना, ब्लॉक में असेट भी होना, ब्लॉक में WDV भी होना, तभी अपन इसका डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये रहा अपना सेक्शन नंबर 50 और 50A। सर 50 अलग क्यों दिया है? 50 में कैलकुलेशन दिया है और 50A में अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है वो दिया है, तो अपने को दोनों साथ में पढ़ना पड़ता है, दोनों अपने को साथ में पढ़ना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी WDV मतलब असेट का डिप्रिसिएशन माइनस करके जो भी WDV आ रहा है अपना, जो भी WDV आ रहा है अपना, WDV कैसे निकालेंगे, मैंने आपको यहाँ पे बोला कि असेट में से कुछ भी नया लिया होगा तो वो कुछ भी पुराना अगर बेचा होगा तो यहाँ पे समझो कुछ पुराना बेचा होगा तो वहां से माइनस कर देंगे, जो ब्लॉक बचा है उसमें से अपने को डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। मतलब समझो ये पानी है, पानी में मेरे पास एक ग्लास आ गया, मेरे पास ग्लास आ गया, मैंने यहाँ पे उसको फिल कर दिया, मैंने यहाँ पे उसको फिल कर दिया, तो यहाँ पे आप तक आ गया, किसी और को मैंने दे दिया, मतलब बेच दिया मैंने, तो उसको पानी दे दिया। अब ये ब्लॉक बचा है आखिरी में, साल के आखिरी में ये ब्लॉक बचा है, इसमें से मैं पानी पी लूंगा, मतलब इसका डिप्रिसिएशन ले लूंगा। तो ऐसे होता है ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट इनकम टैक्स में, ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट इनकम टैक्स में। तो ये हो गया अपना सेक्शन नंबर 50 एंड 50A यहाँ पे खत्म। समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आया क्या? तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट वाइज, शायद ही आखिरी सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद अपने को दो कंसेप्ट पढ़ने, एक तो एग्जाम्पशन पढ़ने और अपना 112 जो है अपने सेक्शन, उसमें थोड़ा सा अपने को थोड़ा ब्रीफ लेना है, उसमें से कैपिटल गेन लगभग अब खत्म होने को आया है। यहाँ पे अपने बस 2-3 कंसेप्ट बचे हैं, एक तो मनी फोरफिटेड, उसके बाद में एक स्पेसिफाइड फंड जो है उसका कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, और स्लम से, ये अपने 3 बचे। उसके बाद में एग्जाम्पशन बचा है और अपना 112, 111 और 112A का जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हो जाएगा। तो लगभग 1 से 2 लेक्चर में अब अपना पूरा कैपिटल गेन खत्म हो जाएगा, पूरा कैपिटल गेन अपना यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना, स्लम सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लाइक अपना डिप्रिसिएशन वगैरह का कंसेप्ट है, स्लम सेल भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच गाइस।